एक बार फिर आपके प्यारे इस चैनल जिसका नाम है JR कॉलेज, जो कि प्यारा सा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग ने एक बार फिर से हमारे 12th स्टैंडर्ड का और 11th स्टैंडर्ड का बैच शुरू कर दिया है। 12th स्टैंडर्ड का मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और हमारा कौन सा लेसन चल रहा था, थर्ड लेसन हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सही है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज हम लोग का ये चौथा लेक्चर है। इसका मतलब ऑलरेडी 3 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जो जिसने नहीं देखा है जरूर से जाके देख लेना। सही है, हम लोग ने बात कर ली थी मेंडल्स के बारे में, ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में और मेंडल्स के लॉ के बारे में। अब कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई है, वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले। सही है, जैसे टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, प्लायोट्रॉपी क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग एक और चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है, इसको किसने दिया था, और आगे चल के कुछ क्रोमोसोम्स के टाइप्स के बारे में भी हम लोग थोड़ी बातें करने वाले हैं। सही है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो जरूर से डाउनलोड कर लेना। अगर आप लोग ने नहीं किया होगा तो जरूर से कर लेना, प्ले स्टोर के ऊपर जाना और फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, वहां पे आप लोग को बहुत सारे नोट्स मिलने वाले हैं, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे पहली बात, और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, हर लेक्चर में बताता हूं आप लोग को। सही है, तो जरूर से आगे कर लेना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है इन सारी चीजों के लिए। उसके बाद अगर आपको मुझसे कोई बातें करनी है, ठीक है, मुझसे कनेक्ट होना है, तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे कोई भी डाउट है वहां पे आ जाना, पूछ लेना बिंदास, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया है, मेंडल के बारे में पढ़ लिया है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है। अब दो चीजें हैं, एक बैक क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। क्या होता है बैक क्रॉस और क्या होता है टेस्ट क्रॉस, ध्यान से देखो। हम लोग ने, अगर मैं मोनोहाइब्रिड की बात करूं, थोड़ा सा मोनोहाइब्रिड को रिवाइज करेंगे, मोनोहाइब्रिड को रिवाइज करेंगे। मैंने क्या कहा था मोनोहाइब्रिड में, कि एक प्योर टॉल लेते थे और एक प्योर ड्रॉप लेते थे। सही है, एक प्योर टॉल और एक प्योर डॉर्फ ऑर्गेनिज्म लेके हम लोग इनका हाइब्रिड बनाते थे, और यहां पे क्या बनता था, हाइब्रिड टॉल बनता था। सही है, यहां पे क्या बनता था, हाइब्रिड टॉल बनता था। अब देखो, इसका नाम ही है बैक क्रॉस। सबसे पहले हम लोग बैक क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो इसका नाम ही है बैक क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस में करना क्या है, जनरली जो जनरेशन आपको F1 में आई है, ठीक है, दिस इज द F1 जनरेशन, इस जनरेशन को या तो वापस इससे क्रॉस करवा दो या तो वापस इससे क्रॉस करवा दो। मतलब जो पेरेंट्स थे उन्हीं से अगर आप वापस इसको क्रॉस करवाओगे, इस F1 जनरेशन को, तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर आपका जो F1 जनरेशन है, ठीक है, जो F1 जनरेशन है उसकी हम लोग क्रॉसिंग करवा देते हैं, या तो इस कैपिटल वाले से यानी प्योर टॉल से, दैट इज अगर मैंने इसकी क्रॉसिंग करवा दी कैपिटल टी से, ठीक है, ये एक टाइप का बैक क्रॉस हो सकता है, या फिर अगर मैंने इसकी क्रॉसिंग करवा दी स्मॉल टी और स्मॉल टी से, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक बैक क्रॉस हो जाएगा। समझ में? बैक क्रॉस क्या होता है, अगर आपका जो F1 जनरेशन है, जो फर्स्ट फाइनल जनरेशन के जितने भी प्रोजेनी आए हैं, अगर आप उनका क्रॉस करवा देते हो वापस उन्हीं पेरेंट से, किसी भी पेरेंट से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज बैक क्रॉस। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज द टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इसके लिए अपन नया स्लाइड लेते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, देखो, ये एक ऐसा क्रॉस है जो हम लोग जनरली टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, और इसमें हम लोग जो हमारा F1 जनरेशन है, या फिर आपको जिसको भी टेस्ट करना है उसको आप क्या करोगे, जो ड्रॉप वाले गैमेट थे, जो ड्रॉप वाले अलील्स थे, उसके साथ आप फर्टिलाइज करोगे। यानी कि आपका जो कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी ऐसा कुछ बना था, ठीक है, ये आपका F1 जनरेशन था। अगर आप इसको क्रॉस करो स्मॉल टी और स्मॉल टी से, ठीक है, इसको आप क्रॉस करो स्मॉल टी और स्मॉल टी से, तो ये बन जाएगा आपका टेस्ट क्रॉस। सही है, अब टेस्ट क्रॉस का नाम क्या है, इसको हम लोग यूज करते हैं जनरली टेस्ट करने के लिए कि आपके पास जो स्पीशीज है वो क्या है, क्या वो हाइब्रिड टॉल है या फिर वो प्योर टॉल है। सही है, अब देखो, मेंडल तो माइक्रोस्कोप लेके ये तो नहीं देख रहा है ना उसके अंदर, कि उसके अंदर कैपिटल टी है, उसके अंदर स्मॉल टी, ऐसा कुछ लिखा तो हुआ नहीं है। तो मेंडल को कैसे पता चल रहा है कि ये प्योर है और ये हाइब्रिड है, ये कैसे पता चल रहा है? दोनों प्लांट तो टॉल ही है ना, वो पता कर रहा था टेस्ट क्रॉस करके। ठीक है, अगर उसके पास दोनों क्या होते, हाइब्रिड वाला होता, ठीक है, तो इसके कैसी प्रोजेनी बनेगी, देखो जरा, यहां पे क्या आएगा, गैमेट का फॉर्मेशन, एक कैपिटल टी, एक आपका स्मॉल टी। सही है, यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी आ गया। सही है, ये आपका हो गया। इसके बाद जब आप इसको इससे फर्टिलाइज करोगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब आप इसको इससे फर्टिलाइज करोगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। सही है, सिमिलर में अगर आप
इसको इससे करोगे तो स्मॉल टी, और इसको इससे करोगे तो स्मॉल टी। मतलब यहां पे आधी जनरेशन आपको क्या देखने मिल रही है, हाइब्रिड टॉल देखने मिल रही है, हाइब्रिड टॉल देखने मिल रही है। और जो बचे 50% है वो आपको क्या देखने मिल रहे हैं, प्योर ड्वार्फ। सही है, वो आपको क्या देखने मिल रहे हैं, प्योर ड्वार्फ। तो अगर आपके पास हाइब्रिड वाला ऑर्गेनिज्म है, मतलब हाइब्रिड वाला प्लांट है, तो उसका F1 जनरेशन कैसे आएगा, 50% टॉल 50% ड्वार्फ। ठीक है, अगर मेंडल को 50% टॉल और 50% ड्वार्फ मिल रहा है तो वहां से उसको पता चलता था कि अच्छा उसने जो पेरेंट यूज किया है वो क्या है, हाइब्रिड है। वहीं अगर वो प्योर होता तो क्या मिलता, कैपिटल टी और कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी। सही है, हम लोग टेस्ट क्रॉस में सिर्फ स्मॉल टी और स्मॉल टी को ही यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी, और यहाँ पे आप कैपिटल टी को यूज नहीं कर सकते। सही है, तो अगर आप इसको क्रॉस करते तो यहाँ पे हम लोग ने पहले ही करके रखा है, इसको हम लोग ने पहले ही पढ़ा है ना, यहाँ पे सारे क्या बन जाएंगे, हाइब्रिड बन जाएंगे, मतलब सारे क्या आ जाएंगे, टॉल आ जाएंगे। तो अगर मेंडल को पता करना है कि जो प्लांट वो यूज कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो क्या वो प्योर टॉल है, क्या वो प्योर स्पीशीज है, या फिर वो हाइब्रिड स्पीशीज है, इसको पता करने के लिए वो सिर्फ उसको क्या करता था, प्योर ड्वार्फ से क्रॉस करवा देता था। तो अगर प्योर जो ड्वार्फ है, अगर वो क्रॉस करने के बाद 50% टॉल और 50% ड्वार्फ दे रहे हैं तो वो क्या है, हाइब्रिड है, वो प्लांट जो उसने यूज किया है। और अगर वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, टॉल हो जा रहे हैं, तो सारे वो क्या था, दैट इज प्योर ड्वार्फ है। ठीक है, ये पता करने के लिए हम लोग ने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया। अब देखो, टेस्ट क्रॉस एक टाइप है बैक क्रॉस का। कैसे है, मैंने बताया, क्योंकि बैक क्रॉस में हम लोग प्लांट को या तो कैपिटल टी से क्रॉस करवा देते थे या फिर स्मॉल टी से, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस में तो बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो टेस्ट क्रॉस है ये एक टाइप है किसका, बैक क्रॉस का। ठीक है, टेस्ट क्रॉस एक टाइप है किसका, बैक क्रॉस का। समझ में आ गई बात? तो टेस्ट क्रॉस भी क्लियर हो गया, बैक क्रॉस भी क्लियर हो गया, दोनों चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मल्टीपल अलील्स। ठीक है, मल्टीपल अलील्स क्या होता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो समझ लो ध्यान से, यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ है डेफिनेशन, लेकिन ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं मल्टीपल एलील्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। देखो ध्यान से देखो, इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं ब्लड ग्रुप का, क्योंकि ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हो। आपके बुक में ड्रोसोफिला का भी एग्जांपल दिया हुआ है, बट उससे आप इतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इससे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्गेनिज्म है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो उसके पास क्या होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे, सबके पास 2 क्रोमोसोम होंगे। सही है, तो एक ब्लड ग्रुप में, ठीक है, एक ब्लड ग्रुप में ए टाइप वाले जीन बन रहे हैं। ध्यान से सुनो, ये आपका क्या है, अपना क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आगे चल के क्या फॉर्म कर रहा है, ए एंटीजन फॉर्म कर रहा है, जिसके वजह से उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। सही है, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो क्या फॉर्म कर रहा है, आई फॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो क्या फॉर्म कर रहा है, आई फॉर्म कर रहा है। सही है, आई का मतलब क्या है, आई का मतलब वहां पे कोई दूसरा एंटीजन फॉर्म हो ही नहीं रहा, तो आई इज अ रिसेसिव। ठीक है, आई क्या हो गया, रिसेसिव, ए क्या हो गया, डोमिनेंट। तो अगर मैं इस बंदे का आरबीसी बनाऊं, ठीक है, ये जो ए बंदा है इसका मैं अगर आरबीसी बनाऊं तो इसके आरबीसी पे ध्यान से सुनो, कौन से एंटीजन लगे होंगे, ए एंटीजन लगे होंगे। सिर्फ कौन से एंटीजन लगे होंगे, ए एंटीजन लगे होंगे। सही है, इसके अंदर कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। सही है, समझ में आई बात? ठीक है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। सही है, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। अभी पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान मत दो, सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज ए ब्लड ग्रुप हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं, कोई दूसरा इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी, मतलब उसका जो क्रोमोसोम होगा उसके अंदर 2 टाइप के गैमेट बन रहे होंगे। यहां पे एक ऐसा बन रहा होगा, एक डीएनए से इससे आगे चल के बी वाले एंटीजन बन रहे होंगे। सही है, और इससे आगे चल के या तो बी बन सकता है, देखो इसमें भी या तो इससे ए बन सकता है या तो आई बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे भी इससे भी बी बन सकता है और इससे आई बन सकता है। आई मतलब कुछ नहीं, ठीक है, यहां पे बन ही नहीं रहे। तो अगर इस बंदे का जो आरबीसी है, ठीक है, इस बंदे की जो आरबीसी है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन लगा होगा, इसके ऊपर लगा होगा बी एंटीजन। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा होगा, बी एंटीजन। सही है, समझ में आ गई बात? लेकिन एक और चीज हो सकती है, क्या पता एक ऐसा पर्सन है जिसके दोनों क्रोमोसोम पे
कोई एंटीजन बन ही नहीं रहा। फॉर एन एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पे डीएनए है और यहां पे डीएनए है, इसका भी एंटीजन वाला जो जीन है ये कुछ नहीं बना रहा, तो फॉर एग्जाम्पल ये भी आई हो गया, और ये भी कुछ नहीं बना रहा, तो ये भी क्या हो गया, आई हो गया। अब ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है इसका जो आरबीसी है, इसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन लगा ही नहीं होगा, ठीक है, इसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन लगा ही नहीं होगा। मतलब इसका ब्लड ग्रुप होता है ओ, ऐसे लोग का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप, मतलब उनके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं लगा होगा, ठीक है, उनके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं लगा होगा, ठीक है। अब यहां पे मल्टीपल एलील्स कहां से समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से सुनो, यहां पे कितने टाइप के जीन हो सकते हैं, ठीक है, कितने टाइप के जीन हो सकते हैं, या तो ए हो सकता है, किसी के अंदर ए आई हो सकता है, या फिर बी आई हो सकता है, सही है, या फिर आई हो सकता है, सही है। यहां पे देखो आई और आई हो गया ना, यहां पे क्या हो गया, बी और आई हो गया, यहां पे क्या हो गया, ए और आई हो गया, सही है, समझ में आ रही बात। मतलब यहां पे 3 जीन पॉसिबल है, 3 प्रकार के जीन पॉसिबल है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे ए पॉसिबल है, बी पॉसिबल है और आई भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 ही जीन रहेंगे। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, अगर मैं पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो पॉपुलेशन में मान लो 10 लोग का ब्लड ग्रुप ए है, 10 लोग का ब्लड ग्रुप बी है और 10 लोग का ब्लड ग्रुप ओ है, सही है। तो पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो पूरे पॉपुलेशन में 3 टाइप के मुझे जीन देखने के लिए मिल रहे हैं, एक ए जीन देखने के लिए मिल रहा है, एक बी जीन देखने के लिए मिल रहा है और एक आई जीन देखने के लिए मिल रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक पर्सन की बात करूं, ठीक है, सिर्फ एक पर्सन की बात करूं तो एक पर्सन के पास सिर्फ 2 ही जीन हो सकते हैं, 3 जीन पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात। तो ऐसी चीज जहां पे पूरे पॉपुलेशन में, ठीक है, ऐसी चीज जहां पे पूरे पॉपुलेशन में सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, पूरे पॉपुलेशन में ज्यादा जीन प्रेजेंट हो, 3-4 जीन प्रेजेंट हो, लेकिन एक पर्सन के पास सिर्फ 2 ही जीन पॉसिबल हो, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलील्स, ठीक है। नाम ही देखो मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और अलील्स मतलब मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था कि जैसे जितने भी आपके अंदर डीएनए जो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम लोग अलील्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होगा उसको हम लोग साथ साथ में लिखते हैं ऐसे करके, सही है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाइट का जीन है तो टॉल, यहाँ पे हाइट का जीन नहीं है तो स्मॉल टी, सही है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अलील। तो ऐसे बहुत सारे अलील जब एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट हो तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज मल्टीपल अलील्स। अब आओ इसको पढ़ते हैं और देखो समझ में आता है कि नहीं हम लोग को। क्या बोला है यहाँ पे, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है, ज्यादा, देखो 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इन द पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया मैंने क्या बोला, यही चीज बताई थी मैंने। एक आपका डीएनए है, क्रोमोसोम है, सही है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, यहाँ पे डीएनए है, सही है। अब मैंने क्या बताया है, फॉर एग्जाम्पल इस लोकस पे आई जीन प्रेजेंट है, आंखों का जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, आंखों का ही जीन प्रेजेंट होगा, आंखों को कलर देने वाला ही जीन प्रेजेंट होगा, तभी इसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोल सकते हैं, सही है, तभी इसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कह सकते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल ये जो आंखों का कलर दे रहा है ये ब्लैक दे रहा है और ये जो दे रहा है ये ब्राउन दे रहा है, ठीक है। किसी पर्सन में ब्लू दे सकता है, ठीक है, किसी पर्सन में हल्का सा व्हाइटिश दे सकता है, सही है। तो एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट है पूरी पॉपुलेशन में, सही है। लेकिन अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो एक इंसान के पास सिर्फ 2 ही जीन हो सकते हैं, या तो ब्लैक होगा दोनों, या फिर दोनों ब्राउन होगा, या फिर एक ब्लैक एक ब्राउन हो जाएगा, सही है। तो यही चीज यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है, 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स या फिर अलील्स अगर एक जीन का किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट होगा ऑफ अ क्रोमोसोम और इट्स होमोलोग इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलील्स, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलील्स। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि एक कैरेक्टर के अगर बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट है पूरे पॉपुलेशन में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल अलील्स। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लायोट्रॉपी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, प्लायोट्रॉपी। अब प्लायोट्रॉपी क्या होता है, देखो प्लायोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि अगर एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे तो उसे हम लोग प्लायोट्रॉपी कहते हैं। आ जाओ इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझेगा। वापस बना लो अपना प्यारा सा डीएनए, सही है, प्यारा सा क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। अब हम लोग ने क्या पढ़ा है, अभी तक क्या पढ़ा है कि यहां पे जो भी जीन प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये आई कलर का जीन है,
सही है। अगर ये आई कलर का जीन है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, आंखों का कलर ही बनाएगा, और कोई दूसरा काम करेगा क्या, नहीं करेगा। सही है। लेकिन अगर कोई ऐसा जीन प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर कोई ऐसा जीन प्रेजेंट हो जो एक से ज्यादा कैरेक्टर शो करे, सही है, उसको हम लोग कहेंगे प्लायोट्रोपिज्म। सो प्लायोट्रोपिज्म कह सकते हो या फिर प्लायोट्रोपिक कह सकते हो। सही है। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, जिससे आगे चल के क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। अमाइनो एसिड आप लोग ने पढ़ा होगा ना प्रोटीन सिंथेसिस में, कि अमाइनो एसिड्स से आगे चल के क्या प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन है। अमाइनो एसिड को एक लंबे से चेन में क्या करो, जोड़ दो पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो हमारे बॉडी में एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिनाइल एलेनिन। ठीक है। हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल एलेनिन। अब देखो नॉर्मली ये फिनाइल एलेनिन जो है ना इस फॉर्म में, ये हमारे बॉडी के लिए इतना यूजफुल नहीं है। सही है, हमारे बॉडी के लिए कुछ यूजफुल नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करती है एक दूसरे अमाइनो एसिड में। देखो ध्यान से सुनो, इसको कन्वर्ट करती है एक दूसरे अमाइनो एसिड में, और उस अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन। ठीक है, उस अमाइनो एसिड का नाम क्या है, टायरोसिन। और ये कैसे कन्वर्ट करती है, ये एक एंजाइम रिलीज करती है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक एंजाइम रिलीज करती है। इस एंजाइम का नाम क्या है, दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। देखो नाम इतना भयंकर है, नाम इतना बड़ा है, लेकिन इसका काम क्या है पता है, सिर्फ इसके ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड करना। समझ रहे हो, सिर्फ इस स्ट्रक्चर के ऊपर, इस अमाइनो एसिड के ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड करने का काम क्या है, इस फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का। समझ रहे हो, तो नाम इतना भयंकर सा है, इतना बड़ा सा नाम है, लेकिन काम क्या है इसका, एकदम पिद्दू सा। सही है। तो अगर आप इसके ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड करोगे बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम, तो ये क्या बन जाएगा, टायरोसिन बन जाएगा। नाउ टायरोसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है बहुत सारे हमारे बॉडी के प्रोटीन के लिए। जैसे हमारे बॉडी में जो मेलानिन बनता है, ठीक है, वो भी टायरोसिन से ही बनता है। सही है, टायरोसिन की वजह से ही बनता है। उसके बाद हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन बनते हैं वो भी टायरोसिन की वजह से बनते हैं। ठीक है। फिर हमारे बॉडी में जितने भी कलर्स है, चाहे आप हेयर का कलर ले लो, कैरेटिन हो गया, चाहे आप बॉडी का कलर ले लो, चाहे आप आंखों का कलर ले लो, वो सब कुछ किससे बनता है, टायरोसिन से बनता है। तो कैरेटिन भी लिख दो। ठीक है। ऐसे एंड्रोजन हो गया, एंड्रोजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टायरोसिन। ये तो मैं आप लोगों को कुछ एक दो चीजें बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जिसका एक मेन कंस्टिट्यूएंट है हमारा टायरोसिन। समझ में आ रही बात। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है, ये है एक टाइप का एंजाइम, और ये एंजाइम बनता है किससे, डीएनए से। मतलब डीएनए में कोई जीन होगा और उस जीन से आगे चल के आरएनए से ये एंजाइम बनेगा। अगर ये डीएनए खराब हो गया किसी भी म्यूटेशन के थ्रू या फिर कोई भी यूवी लाइट के रेडिएशन के थ्रू, अगर ये फॉर एग्जांपल जीन क्या हो गया, खराब हो गया, मान लो जीन क्या हो गया, खराब हो गया। सही है। तो उस टाइम पे उसके बॉडी में, उस पर्सन के बॉडी में ये एंजाइम नहीं फॉर्म हो पाएगा, मतलब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पाएगा। और अगर उसके बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा, मतलब उसका फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सही है, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर टायरोसिन नहीं बना बच्चों, सही है, तो इतने सारे जो प्रोसेस है ना, जो मैंने 2-3 लिखे, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है ना, वो हमारे बॉडी में बंद हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। मतलब एक जीन इतने सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक जीन इतने सारे कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसी चीज को हम लोग प्लायोट्रॉपी कहते हैं। सही है, मतलब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लायोट्रॉपी। समझ में आई बात। ठीक है, समझ में आया प्लायोट्रॉपी। और अगर ये आपके बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो इससे एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम लोग बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया आगे दिया है आप लोग के बुक में, टेंशन मत लो। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PKU कहते हैं, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। सही है, तो ये भी हो गया हमारा टॉपिक और प्लायोट्रॉपी भी हो गया। समझ में आई बात। ठीक है। अच्छा, अगर आपके बॉडी के अंदर टायरोसिन नहीं बन रहा तो इतनी सारी बीमारी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ लोगों को जिनका बॉडी का जो मतलब जो उनकी स्किन होती है बहुत ही व्हाइटिश कलर की होती है। सही, पूरा व्हाइट स्किन होता है। फिर उनकी आंखों का जो कलर है वो भी व्हाइट होता है, आइरस का। फिर उनके जो बालों का कलर है वो भी व्हाइट होता है। सही है, मतलब उनके बॉडी का, उनको ये बीमारी है और उनके बॉडी के अंदर टायरोसिन नहीं बन पा रहा। अगर टायरोसिन नहीं बन पा रहा तो इतनी सारी चीजें क्या हो जाती है, नहीं बन पाती। एक और चीज, अब
फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है टायरोसिन में। सही है, फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है टायरोसिन में। इसका मतलब हमारे बॉडी में ना ये फिनाइल एलेनिन डिपॉजिट होने लगता है, जमा होने लगता है। और ये कहां जमा होता है पता है? हमारे ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से जिस पर्सन को फिनाइल कीटोन्यूरिया हो रहा है उसे मेंटल रिटार्डनेस भी हो जाता है। मतलब उसका जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कम काम करने लगता है। तो इसका एक और हो जाता है, दैट इज मेंटल रिटार्डनेस। समझा? तो फिनाइल कीटोन्यूरिया भी हो गया हमारा टॉपिक और प्लायोट्रॉपी भी हो गया। अब आ जाओ पढ़ते प्लायोट्रॉपी को। क्या कहता है प्लायोट्रॉपी? पढ़ो ध्यान से। प्लायोट्रॉपी, व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट ट्रेट। ठीक है, ट्रेट समझते हो? ट्रेट मतलब किसी भी कैरेक्टर के अलग अलग टाइप्स को, अलग अलग प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? अगर एक सिंगल जीन, ठीक है, एक जीन दो या दो से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, दो से ज्यादा ट्रेट्स को क्या कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है। तो इस जीन को हम लोग प्लायोट्रोपिक जीन कहेंगे। ठीक है, इस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लायोट्रोपिक जीन कहेंगे। और इस फिनोमिना को, मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? प्लायोट्रॉपी या फिर प्लायोट्रोपिज्म। प्लायोट्रोपिज्म भी लिख सकते हो, ये भी एक वर्ड है। समझ में आई बात? ठीक है, तो समझ में आया ये डेफिनेशन क्या लिखा है? व्हेन सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर। ठीक है, जब आपका एक जीन एक या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लायोट्रोपिक जीन। उस जीन को हम लोग प्लायोट्रोपिक जीन कहेंगे और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज प्लायोट्रोपिज्म। समझ में आई? समझ में आई इतनी बात? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, कुछ चीजें और पढ़नी है। ठीक है, कुछ चीजें और पढ़नी है। जैसे हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? किसने दी थी? याद रखना आप लोग को, सटन एंड बोवेरी। ठीक है, सटन एंड बोवेरी ने दैट इज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग को दी है। अब क्रोमोसोमल थियरी इनहेरिटेंस क्या कहता है? देखो, मेंडल ने क्या कहा था कि देयर इज समथिंग ट्रांसफरिंग फ्रॉम एक जनरेशन टू अगला जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है और मेंडल ने उसका नाम दिया था फैक्टर। याद है? ठीक है, मेंडल ने उसका नाम क्या दिया था? फैक्टर। कि फैक्टर ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से अगले जनरेशन में। अब इस फैक्टर, ये फैक्टर क्या है? ठीक है, इसको आगे चल के कुछ साइंटिस्टों ने प्रूव किया, जैसे एवारी, मैकार्टी और मैक्लॉड। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इन्होंने क्या प्रूफ किया? दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आप लोग पढ़ोगे जब 4th लेसन में जाओगे ना, तो इनका एक्सपेरिमेंट है और यहां पे इनका बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था, बट लास्ट में इनका एक्सपेरिमेंट को माना गया, प्रूफ माना गया और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल घोषित कर दिया गया। सही है। उसके बाद हम लोग को पता चला, सटन एंड बोवेरी दो साइंटिस्ट है और इन्होंने बताया कि सिर्फ डीएनए ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, सिर्फ डीएनए ट्रांसफर नहीं होता, डीएनए क्रोमोसोम के साथ ट्रांसफर होता है। ठीक है, अकेला डीएनए इधर उधर नहीं भटकता। जो डीएनए है वो हमेशा किसके साथ ट्रांसफर होता है? क्रोमोसोम्स के साथ ट्रांसफर होता है। तो मतलब आपका जो क्रोमोसोम है, ठीक है, जो आपका क्रोमोसोम है वो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से, ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से अगले जनरेशन में क्या ट्रांसफर हो रहा है? आपका क्रोमोसोम। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी। इस चीज को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इनहेरिटेंस किसका हो रहा है? दैट इज क्रोमोसोम का। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या रखा गया? दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सही है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आई बात? ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके बारे में भी हम लोग कुछ चीजें पढ़नी है, कुछ चीजें समझनी है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बचपन से हम लोग ने पढ़ा है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जान लो। देखो, क्रोमोसोम का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो दो साइड्स हैं इन्हें हम लोग आर्म्स कहते हैं, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। दिस इज ये वाला और ये वाला, इट इज द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। ये आर्म है क्रोमोसोम का। सही है। और इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं दैट इज सेंट्रोमियर। ठीक है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो दो आर्म्स दिख रही है ना आप लोग को, दिस इज द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, दिस इज द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर।
मियर, इतनी बातें तो आप लोग ने बचपन में भी पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि सेंट्रोमियर के बेसिस पे हम लोग ने क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। सही है, हम लोग ने सेंट्रोमियर को 4, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर हम लोग ने क्रोमोसोम को टोटल 4 अलग अलग पार्ट्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 4 अलग अलग पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, जैसे मेटासेंट्रिक हो गया, सब मेटासेंट्रिक हो गया, टिलोसेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक हो गया। ये सारी चीजें आप लोग ने बचपन में ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आप लोग के लिए बहुत ही आसान है, सही है। अगर हम लोग बात करें तो हमारे बुक में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्रोमोसोम का। अगर क्रोमोसोम इस तरीके के स्ट्रक्चर में आया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिया है, तो जनरली एक बात याद रखना कि ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा सेल डिवीजन के टाइम पे ही बनता है। नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सही है, लेकिन इस ये क्रोमोसोम को हम लोग जनरली देख नहीं पाते, सही है। जनरली हम लोग को जो क्रोमोसोम है वो सेल डिवीजन के टाइम पे ही दिखता है और वो कुछ इस तरीके का दिखता है, सही है। तो ये आपकी क्रोमोसोम की एक आर्म हो गई, ये आपकी क्रोमोसोम की दूसरी आर्म हो गई। इन दोनों को हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, और ये एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है। ये वाला सेंट्रोमियर एक है, इसीलिए ये एक ही क्रोमोसोम है। देखो क्रोमोसोम के नंबर हमेशा क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के नंबर पे डिपेंड होते हैं, सही है। अगर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर का नंबर 1 है तो वो क्रोमोसोम भी क्या है, एक ही है, सही है। तो दिस इज द वन क्रोमोसोम, लेकिन यहां पे क्या है, अलग अलग उसके सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो कुछ चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। देखो जैसे कुछ क्रोमोसोम डिप्लॉइड होते हैं, जैसे हमारे सारे के सारे बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, डायप्लॉइडी है, ठीक है, डिप्लॉइडी है। उसके बाद कुछ क्या होते हैं, हाइप्लॉइड होते हैं, जिसे मोनोप्लॉइडी भी कहा जाता है, सही है। कुछ पॉलीप्लॉइडी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे 3n 4n 5n हो गए। इस चीजों को हम लोग को देखना है एक टेबल के फॉर्म में। देखो आपकी बुक में टेबल दी हुई है कुछ इस तरीके की, सही है, जिसमें हम लोग ने प्लॉइडी डिस्कस की हुई है अलग अलग क्रोमोसोम की। प्लॉइडी मतलब क्या, दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्लॉइडी कहते हैं। अब देखो प्लॉइडी 2 प्रकार से डिवाइड होती है। एक है आपका यूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी मतलब फिक्स नंबर, जो नंबर आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर आपका फिक्स रहेगा। जैसे मेरे बॉडी के अंदर मैं क्या हूं, डिप्लॉइड हूं, आप भी डिप्लॉइड हो। इस दुनिया में जितने भी मोस्टली जो मैमल्स है वो क्या है, डिप्लॉइड है, तो वो उनका यूप्लॉइडी क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड, सही है। एक फिक्स क्रोमोसोम नंबर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। अगर क्रोमोसोम के नंबर में कुछ चेंज आया, ठीक है, अगर क्रोमोसोम का नंबर किसी म्यूटेशन के थ्रू या फिर किसी बीमारी के थ्रू अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। 2 चीजें समझ में आ गई, एक आपका यूप्लॉइडी और एक आपका एन्यूप्लॉइडी। अगर यूप्लॉइडी की बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया है, यहां तो आप मोनोप्लॉइडी हो सकते हो, जैसे कुछ बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर हमारा जो जर्म सेल होता है वो भी क्या होता है, मोनोप्लॉइडी होता है। जो हमारा गैमेट सेल होता है, मोनोप्लॉइडी को हम लोग हैप्लॉइड भी बोलते हैं, सही है, जहां पे सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सही है। उसके बाद हम लोग डिप्लॉइडी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, दैट इज 2n क्रोमोसोम, ये क्या हो गया, डिप्लॉइडी, सही है। उसके बाद पॉलीप्लॉइडी। देखो पॉलीप्लॉइडी में मतलब क्या, 2 से बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आ गए जिसके अंदर 3n होगा, जैसे याद है फर्स्ट लेसन में मैंने आपको बताया था PEN बनता था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। जब आपका मेल गैमेट, फीमेल्स के अंदर याद करो प्लांट वाले लेसन में, जब आपका मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता था तो वहां पे 3n क्रोमोसोम बनते थे, यानी PEN, याद है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, तो वहां पे 3n बन रहा है, ठीक है। इसे आप ट्रिप्लोमी भी कह सकते हो, ट्राइसोमी भी कह सकते हो, या फिर पॉलीप्लॉइड भी कह सकते हो। 2 से ऊपर चला गया तो पॉली में डाल दो, सही है। 3n हो गया, 4n हो गया, 5n हो गया, एक्सेट्रा, जितना भी आगे चले गए सब किसके अंदर आ गया, पॉलीप्लॉइडी के अंदर आ गया। ये बात हो गई फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। अगर क्रोमोसोम के नंबर फिक्स होंगे तो ये ग्रुप हो गया, दैट इज यूप्लॉइडी का। नाउ अगर मैं बात करूं एनोप्लॉइडी, एनोप्लॉइडी मतलब क्या, कि जहां पे क्रोमोसोम से नंबर चेंज होंगे, ठीक है, जहां पे क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होंगे, चेंज होंगे, या तो वो कम हो सकते हैं या तो वो ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पे 2 चीजें, अगर क्रोमोसोम के नंबर कम होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और वो कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज हाइपोप्लॉइडी। हाइपो का मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, हाइपो का मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वहीं अगर क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज हाइपरप्लॉइडी, ठीक है, उसे मैं क्या बोलूंगा, हाइपरप्लॉइडी। क्लियर है। अगर हाइपोप्लॉइडी की बात करूं, जहां पे क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस होते हैं, यहां पे लिख लो, क्रोमोसोम के नंबर क्या हो रहे हैं, रिड्यूस होते हैं। तो आप देखो अगर मैं 2n की बात करूं तो 2n से कितने क्रोमोसोम निकल सकते हैं, अगर एक क्रोमोसोम निकल गया, -1 हो गया, तो यहां पे सिर्फ कितना क्रोमोसोम बचेगा, सिर्फ एक क्रोमोसोम बचेगा, तो वो हो जाएगी मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब क्या, जहां पे सिर्फ एक क्रोमोसोम बच जाए,
2n से अगर एक निकल गया, यानी 2 से अगर एक माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। इसका मतलब यहां पे सिर्फ क्या है, मोनोसोमी हो गए, सिर्फ एक क्रोमोसोम बच गया। वहीं अगर आप 2 में से दोनों निकाल दोगे तो कुछ बचेगा नहीं, होगा ना, मतलब वहां पे नल है, कुछ भी नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, नलीसोमी। समझ में आ गई बात, एक आपका मोनोसोमी और एक आपका क्या हो गया, नलीसोमी। समझ में आ गई बात, नली मतलब क्या, नल, जहां पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता उसे हम लोग नल बोलते हैं ना। समझ में आ रही बात, ये हो गया आपका रिड्यूस होने वाला। वहीं अगर मैं इंक्रीज की बात करूं, कुछ कुछ में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हो जाते हैं, इसमें हम लोग कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, सही है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती है। एक हो गया आपका ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब क्या, 2n क्रोमोसोम थे, मतलब 2 क्रोमोसोम थे और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3n हो गए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी, सही है। और लास्ट है आपका टेट्रासोमी। टेट्रा मतलब क्या, 4, तो पहले से 2n थे और उसमें और कितने ऐड हो गए, 2 ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4 क्रोमोसोम ऐड हो गए। अब देखो ये सारी की सारी ऑलमोस्ट डिजीजेस है, ठीक है, ये सब कुछ नॉर्मल कंडीशन नहीं होती बच्चों, ये सब कुछ क्या होती है, ऑलमोस्ट कंडीशन क्या होती है, डिजीजेस होती है, सही है। जैसे ये हो गई डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सही है, तो ये सारे क्या है, बीमारियां हैं इसके अंदर, सही है। तो क्रोमोसोम के नंबर अगर कम या ज्यादा होते हैं तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है इस लेक्चर का, दैट इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जनरली क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम होते हैं, सब लोग अपने घर में चिल्ला चिल्ला के बोलो, ठीक है, अपने घर में चिल्लाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के बॉडी में, अगर इंसानों की बात करूं, और क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, इसीलिए हम लोग 23 पेयर लिखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से, ठीक है, ध्यान से सुनो, इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से जो पहले के 22 पेयर हैं, ऊपर के 22 पेयर हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है, ये आपके बॉडी में जनरली आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, कौन कौन से गैमेट्स निकलने वाले हैं, सॉरी गैमेट नहीं, कौन कौन से हार्मोन्स निकलने वाले हैं, कैसा आपका ब्लड होगा, कैसे आरबीसी होंगे, मतलब आपके बॉडी का सारा स्ट्रक्चर ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं, ये 22। और लास्ट हमारा क्या बचा, दैट इज 23rd पेयर, ठीक है, 23rd पेयर, इसे हम लोग कहते हैं एलोसोम, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलोसोम, इसे एलोसोम कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये डिसाइड करता है आपका जेंडर, अगर आप मेल होने वाले हो या फीमेल होने वाले हो। अगर जो पर्सन मेल होगा उसका ये 23rd पेयर एक्स और वाई होगा, मेल का 23rd पेयर अगर एक्स और वाई हुआ तो वो पर्सन क्या हो गया, मेल, और अगर वही एक्स और एक्स हुआ तो वो क्या हो जाएगी, फीमेल। समझ में आ रही बात। तो लास्ट का जो 23rd पेयर है, जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या फिर एलोसोम्स कहते हैं, वो आपका जेंडर डिसाइड करता है। और जो उसके ऊपर के 22 पेयर हैं, ठीक है, जो 1 से लेके 22 पेयर है, दैट इज ऑटोसोम्स, ये आपके बॉडी के जेंडर को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, वो डिसाइड करेंगे आपके बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनना है, कैसे प्रोसेस चलनी है, कौन सा डीएनए कहां फॉर्म हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें कौन करेगा, ये बाकी के 22 पेयर करेंगे। समझ में आई बात। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो नेक्स्ट वाला लेक्चर भी ध्यान से लगाना। और ये लेक्चर भी अगर आप यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों तक फैला दो ये वीडियो। समझ में आई बात, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।